आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी उसकी माँ, जिसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा लेखक के घर में पुलिस सुपरिटेंडेंट लेखक के घर में आ जाते हैं और लेखक से लाल और उसकी माँ के बारे में पूछताछ करते हैं। लेखक लाल की माँ को अपने घर बुलाते हैं और समझाते हैं कि लाल को वह लाल को वह सुधार कर रखे। इतने में लाल लेखक के घर में आ जाता है। लेखक लाल से कहते हैं कि तुम सरकार के विरुद्ध अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, वह सही नहीं है। पढ़ते हैं भाग 2 को, जानेंगे लेखक और लाल के बीच और क्या क्या बातचीत उस समय हुई थी। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। लेखक ने जैसे ही कहा कि तुम सरकार के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, तो इस बात को सुनकर लाल का रंग मुरझा जाता है, पर तुरंत ही वह संभल जाता है। वह कहता है, आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य हैं। मैं जरूर बेजरूरत जिस तिस के आगे उबल अवश्य उठता हूँ। देश की दुर्वस्था पर उबल उठता हूँ, इस पशु हृदय परतंत्रता पर। वह कहता है कि आपने जो भी सुना है वह गलत सुना है। मैं किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचता हूँ। हाँ, मेरे विचार है वह स्वतंत्र है, आजाद है। मैं जरूरत और बिना जरूरत जिस तिसके किसी के आगे भी अवश्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता हूँ। देश की इस दुर्व्यवस्था को देखकर मेरा खून उबल उठता है। मैं इस गुलामी को जो पशु हृदय है, इस गुलामी को मैं तिरस्कार करता हूँ। बस और कुछ नहीं है चाचा जी। लेखक कहते हैं, तुम्हारी ही बात सही। तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बकबक क्यों? इससे फायदा तुम्हारी इस बकबक से ना तो देश की दुर्दशा दूर होगी और ना उसकी पराधीनता। लेखक कहते हैं, तुम्हारी बात सही है। तुम षड्यंत्र भी नहीं रचते हो, विद्रोह भी नहीं कर रहे हो, तो फिर ये बकबक क्यों करते हो? इसका क्या फायदा होगा? तुम्हारी इस बकबक से ना तो इस देश की दुर्दशा सुधरेगी और ना ही हमारी पराधीनता यानी हमारी गुलामी भी नहीं जाएगी। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। तुम्हारा काम है पढ़ना और तुम सिर्फ पढ़ाई करो। इसके बाद अपना कर्म करना, फिर परिवार और देश की मर्यादा को बचाने के बारे में सोचना। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो करो, उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। लेखक कह रहे हैं कि तुम पहले अपने घर का उद्धार करो, अपने घर के बारे में सोचो, फिर सरकार के सुधार के बारे में विचार करना। लाल कहता है, उसने नम्रता से कहा, चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। लेखक कहता है कि लाल कहता है लेखक से कि इस विषय में मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। लेखक कहते हैं, चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरी आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती है। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। लेखक कहते हैं कि इस विषय पर बात करनी होगी, विवाद करना होगा। मैं केवल तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी आंखों के सामने तुम्हारे पिताजी रामनाथ का चेहरा आ जाता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ मेरे आंखों के सामने घूमने लगती है। तुम यह मत समझो कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर है। वह कहता है कि हम इस पराधीनता के विचार में, इस गुलामी के विवाद में मैं और आप दो भिन्न भिन्न अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। आप कट्टर राजभक्त है, यानी आप राज सेवक है, आप सरकार के सेवक है, और मैं कट्टर राज विद्रोही, यानी मैं सरकार का विरोध करने वाला हूँ। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। यानी आप एक एक बात को सही समझते हैं अपने कारणों की वजह से, लेकिन मैं उसी बात को गलत समझता हूँ अपने कारणों की वजह से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। आप अपने पद को नहीं त्याग सकते और मैं भी अपना पद को नहीं त्याग सकता। लेखक पूछते हैं, तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं? सुनूं तो, जरा मैं भी जान लूं कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुंचते पहुंचते कैसे हवाई किले उठाने उठाने के सपने देखने लगते हैं। जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। लेखक कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे विचारों को समझना चाहता हूँ, तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं। मैं भी आजकल के लड़कों के बारे में जानना चाहता हूँ कि वह कॉलेज में जाकर कैसे कैसे विचारों को
अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जरा मुझे भी सुनाओ बेटा। वह कहता है, मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो जाए। यानी जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र का नाश चाहता हो, मैं उसका सर्वनाश करना चाहता हूँ। मेरी कल्पना तो यह है। जानकी उठकर बाहर चली, यानी लाल की माँ उठकर बाहर चली जाती है। अरे तू तो जमकर चाचा से जूझने लगा। वह कहती है, अरे तू तो जमकर चाचा से बहस करने लगा। वह 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा। समझा दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊंगी। वह लेखक से कहती है कि बाबू इसे कुछ समझा दो, मैं तो अपने आप को ही खुद नहीं समझती, इस लाल को क्या समझाऊंगी। उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा, यह तेरे भले की ही कहेंगे। वह अपने बेटे लाल से कहती है कि चाचा जो समझा रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह तेरे भले के बारे में ही सोचेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वह यानी आयु में भी घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। यानी लेखक और लाल के बीच में जो बातें हो रही थी वह जानकी को समझ नहीं आ रही थी। समझ में जो आ रही थी वह उसकी गंभीर उन बातों की गंभीरता को नहीं समझ पा रही थी कि किन विचारों पर किन बातों पर बहस हो रही है। बस यह वह समझ रही थी कि लाल जो है वह अपने चाचा से बहस कर रहा है, लड़ रहा है। लाल कहता है चाचा से, मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। यानी जो ऐसा राष्ट्र है जो व्यक्ति का नाश चाहता हो उसके सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो, मेरी यह सोच है। लेखक कहते हैं तुम्हारे हाथ दुर्बल है, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है। उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो चरमर हो उठेंगे, नष्ट हो जाओगे। यानी जिस व्यवस्था से सरकार से तुम लड़ने की सोच रहे हो उनके आगे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे हाथ दुर्बल है, तुम चरमर हो उठोगे, नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। लाल कहता है, चाचा जी नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो सवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। वह कहता है कि खत्म हो जाना तो यहाँ का नियम है, जो ठीक हुआ है संवारा गया है वह बिगड़ता ही है। हमें दुर्बलता के डर से यानी कमजोर होने के डर से अपना काम अपना कार्य को नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, यानी हम जो कर रहे हैं उस समय हम मजबूत है और भगवान की सहस्त्र भुजाओं की सखिया है। और कर्म करते समय हम इस तरह हमारी भुजाएं हो जाती है जैसे भगवान की भुजाएं हों, मजबूत। लेखक कहते हैं, तो तुम क्या करना चाहते हो। वह लाल कहता है, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं सरकार के विरुद्ध करूंगा। लेखक पूछते हैं, षड्यंत्र रच रहे हो। वह कहता है, जरूरत पड़ी तो जरूर रचूंगा। लेखक कहते हैं, विद्रोह। वह कहता है, हाँ अवश्य विद्रोह भी करूंगा। फिर लेखक पूछते हैं, हत्या। वह कहता है, हाँ 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 हत्या भी करूंगा। लेखक कहते हैं, बेटा तुम्हारा माता ना जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान। लेखक उसे सावधान करने होने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा मत्था यानी तुम्हारे विचार कौन सी किताब पढ़ पढ़कर बदल गए हैं, तुम इन विचारों को जल्दी त्याग दो। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुंच गया। यानी लेखक की धर्मपत्नी, उनकी वाइफ और लाल की माँ यानी जानकी एक दिन बैठकर बातें कर रही थी। लेखक वहां पहुंच जाते हैं। कुछ पूछने के लिए कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। लाल की माँ से कुछ पूछना चाहते थे और इसी की तलाश में वे थे। आज उन्हें मौका मिला। वह पूछते हैं, क्यों लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में। वह लाल की माँ से पूछते हैं, जो लाल के साथ लड़के आते हैं वह किसके लड़के होते हैं। लाल की माँ कहती है, मैं क्या जानूं बाबू, उसने सरलता से कहा। मगर वह सभी मेरे लाल ही की तरह मुझे प्यारे दिखते हैं, सब लापरवाह। वह इतना हंसते गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। वह कहती है कि सारे मेरे लाल की तरह दिखते हैं, सभी मेरे बेटे जैसे प्रतीत होते हैं, सब घर में हंसते गाते हैं और एक घर में हंसी खुशी का वातावरण यानी माहौल पैदा कर देते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ उन्हें देखकर। मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो। वह बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो। लेखक पूछते हैं कि वह कैसी बातें करते हैं, कैसे विचार हैं उनके, क्या तुम्हें कुछ पता है, कुछ समझ पाती हो उनके बातों को सुनकर। लाल की माँ कहती है, बाबू वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने की जाती हूँ
खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वह मेरे ही बच्चे हो। वह कहती है कि मैं जब भी उन्हें कुछ खान खिलाने पिलाने के लिए देती हूँ तो वह मुझे माँ कहकर बुलाते हैं और इस शब्द को सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। लेखक मैंने फिर सांस ली। लाल की माँ कहती है एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है यानी हंसमुख है। वह खूब तगड़ा और बली यानी बलवान दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। वह एक लड़के के बारे में बात करती है जो दिखने में तगड़ा है और लाल उसके बारे में बताता है कि वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी में, छेड़खानी करने में और हो हल्ला करने में पूरे कॉलेज में फर्स्ट आता है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। यानी उस लड़के ने लाल की माँ की तुलना भारत माता से कर दी थी। अब किस तरह से करी थी आइए पढ़े। तू बूढ़ी है वह बूढ़ी है, यानी भारत माता भी बूढ़ी है और लाल की माँ भी बूढ़ी है, वह लड़का कहता है। उसका उजाला हिमालय है तेरे केश, यानी उसका जो सिर है, भारत माता का सिर है, वह हिमालय पर्वत है और तेरे केस सफेद है, यानी वह भी उजालेपन पे है। हाँ, नक्शे से साबित करता हूँ, यानी अब वह नक्शा दिखाकर भारत माता की तुलना लाल की माँ से करता है, जानकी से करता है। तू भारत माता है, सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना। वह कहता है कि जो ये तेरा सिर है वह हिमालय पर्वत की तरह दिखता है और जो माथे पर बड़ी गहरी रेखाएं हैं वे गंगा यमुना नदी की तरह दिखती है। ये नाक विंध्याचल, थोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ। वह नाक है जो जानकी की नाक को विंध्याचल पर्वत की तरह दिखाता है और जो ठोड़ी है वह कन्याकुमारी तथा जो छोटी बड़ी झुर्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न जो छोटी बड़ी झुर्रिया है वह अलग अलग पहाड़ियों और नदियों से उसको दिखाता है, दर्शाता है। जरा पास आ, मेरे तेरे केशों के पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध ना होगा। वह कहता है कि जो तेरे पीछे केश है यानी बाल है, उसको यदि कंधे पे मैं लहरा दूं तो वह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार है शुद्ध ना होगा, यानी भारत माता पूर्ण नहीं होगी। बर्मा एक देश का नाम है। तो दोस्तों यह था इस कहानी का भाग 2, जिसमें लेखक लाल के और अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार लाल एक राज विद्रोही है और अपने विचारों को वह प्रकट करता है। लाल के दोस्त है जो वह उसके जैसे ही है। घर में जब भी वह घर में आते हैं तो हंसी खुशी का माहौल उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों यह था इस कहानी का भाग 2। इस कहानी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।